एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है और जिसके अंदर हमें 3 से 4 कुछ और सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज के इस सेशन में हम इस मेन टॉपिक के 2 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में हमने 2 टाइप्स भी देखे थे इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के, एक है एक्सटर्नल और दूसरा था इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फीमेल बॉडी के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। किसमें? ह्यूमंस में। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी को एकदम क्लियर है। तो काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम उन सभी तरीकों को क्या करते हैं, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्शन के ही 2 मेथड्स हैं। तो जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और जब हम बात करते हैं अपने हायर एनिमल्स की, तो हायर एनिमल्स में हम बोलते हैं कि कौन सा मेथड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एनिमल्स में जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, सेक्सुअल मेथड ही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देयर आर 2 पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। The 2 parents have sex organs which produce sex cells या फिर gametes। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेल पेरेंट है तो मेल पेरेंट के अंदर क्या होंगे, उनके रिस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, मेल गैमीट बनाएंगे। और जो फीमेल पेरेंट हैं उनकी बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, फीमेल गैमीट बनाएंगे। तो मेल गैमीट क्या होता है, अब तो हमने पढ़ लिया है ना प्रीवियस सेशन में, स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर। तो अब हमें पता है कि मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं एनिमल्स में, और फीमेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्स बोलते हैं। या अगर एक है एग तो मतलब एक ही अगर गैमीट है तो वो कहलाएगा एग, या उसको हम ओवम भी बोलेंगे। बहुत सारे अगर एग्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओवा बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेल गैमीट क्या हुआ, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या हो गया, एग या फिर ओवम। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द मेल पेरेंट हैज सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड टेस्टिस। तो बेसिकली आज के इस पूरे सेशन में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ही बात करनी है। तो आप अभी कुछ समय के लिए ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं। देखा जाए तो स्टेटमेंट में बस यही लिखा है कि जो मेल पेरेंट है उसकी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस कहते हैं, जहाँ पे मेल सेक्स सेल्स यानी कि जो स्पर्म्स है वो उनका फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, क्या होगा, है ना, ये कहाँ होती है टेस्टिस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे आज के इसी सेशन में। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि द फीमेल पेरेंट हैज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं ओवरीज, जहाँ पे फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि फीमेल गैमीट्स और यू कैन से एग्स या ओवा का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, The whole process of sexual reproduction in animals involves the formation of sperms and eggs joining together of sperm and egg to form a fertilized egg। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं एक ही ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, एक ही एग को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन केवल एक ही स्पर्म क्या करता है, एक ही ओवम को जाकर के फर्टिलाइज या उसके अंदर जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो अब जब एक ओवम को स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर चुका है तो अब वो ओवम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक फर्टिलाइज्ड ओवम, या बोल सकते हो कि वो कहलाएगा एक फर्टिलाइज्ड एग। इसी फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम होता है क्या, जायगोट। फिर बेसिकली जायगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है।
जाइगोट के पास न्यूक्लियस कैसे आया? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशंस में कि स्पर्म जो है भाई, स्पर्म भी एक सेल ही होता है, मेल गैमेट भी एक सेल ही है, ओवम यानी कि फीमेल गैमेट भी क्या है, एक सेल ही है। तो भले ही इनके स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हैं, लेकिन टिपिकल जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वो सब तो इन दोनों में भी प्रेजेंट होंगे, स्पर्म में भी प्रेजेंट होंगे और ओवम में भी प्रेजेंट होंगे। तो स्पर्म के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ओवम के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जिस समय स्पर्म आकर के किसी ओवम को फर्टिलाइज करता है तो दोनों ही गैमेट्स के जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस बन जाता है, और ये न्यूक्लियस किसका होता है, जाइगोट का होता है। ठीक है, फिर इसी जाइगोट में हम बोलते हैं कि ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर इसके बाद में एक बेबी एनिमल बन के तैयार हो जाता है। तो ये बेबी एनिमल कहाँ से बना है, जाइगोट से ही बना है, उसी में ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है। कैसे? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जाइगोट देखा जाए तो एक सिंगल सेल होता है, लेकिन फिर इसके बाद में इसमें और डिविजन्स होते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो वो सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे। टिश्यूज मिलके अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन्स बोलेंगे। ऑर्गन्स अपने आसपास के जो नेबरिंग ऑर्गन्स होंगे, एक जैसे वाले ऑर्गन्स जो कि एक ही काम कर रहे होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर अगर ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं तो ऑर्गेनिज्म तो बन ही जाएगा ना। तो ये पूरा खेल कहाँ से शुरुआत होती है, किस चीज़ से शुरुआत होती है, तो जाइगोट से ही शुरुआत होती है। जाइगोट से ही हम बोलते हैं कि किसी भी बेबी एनिमल की हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन होती है। चलो, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। The male parent produces male gametes, sperms. The female parent produces female gametes, eggs या ova. The sperm enters into the egg. The nucleus of the sperm fuses with the nucleus of the egg cell to form a new cell called zygote. The zygote is a fertilized egg. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों ही gametes में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों के ही न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद में जाइगोट का न्यूक्लियस बना लेंगे। The zygote divides repeatedly to form a hollow ball of hundreds of cells which is called embryo. ये एम्ब्रियो जो वर्ड है ना, इसके ऊपर हम आगे भी अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें हमको 3-4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, आई गेस 4 पढ़ने हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक सब टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो वहाँ पे हम और अच्छे से सीखेंगे कि ये एम्ब्रियो होता क्या है। एम्ब्रियो ग्रोज एंड बिकम्स अ फीटस इन विच ऑल द मेन बॉडी फीचर्स ऑफ द बेबी एनिमल हैव फॉर्म्ड। फीटस ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू टू फॉर्म अ न्यू बेबी एनिमल। ठीक है, तो फीटस और एम्ब्रियो के ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इस सेशन में हमें बात करनी है किसके ऊपर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक और चीज़ लिखी गई है, तो इन ह्यूमन बींग्स देयर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू मेक स्पर्म्स एंड एग्स, टू ब्रिंग टुगेदर स्पर्म्स एंड एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मेक अ जाइगोट एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इनटू अ बेबी। अब अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाए, है ना, ह्यूमन बेबीज़ का फॉर्मेशन होता जाए, प्रोडक्शन उनका होता जाए, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स में एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, जब गैमीट्स बनेंगे तभी जाकर के उनका फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तभी जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से हम बोलते हैं कि ह्यूमन बेबी जाकर के प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये पूरी स्टेप आप तब क्लियर कर सकते हो, ये पूरी स्टेप हम बोलते हैं कि तब आ सकती है आखिरी स्टेप ह्यूमन बेबी के फॉर्मेशन की, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आखिर ये गैमीट्स बनते कहाँ ह्यूमन बींग्स में, ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं किसके साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि एक अभी जो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था जहाँ पे लिखा गया था कि जो मेल गैमीट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, तो सेक्स ऑर्गन्स में होता है। सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात जब करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बोलते हैं कि 2 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी डायग्राम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, कलर कर देती हूँ, तो आपको और क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक जो होगी, जो ओवल स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे
टेस्टिस, और दोनों को ही एक साथ जो पेयर है टेस्टिस का उसको हम बोलते हैं टेस्टीज या पेयर ऑफ सिंपल टेस्टिकल्स। मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा रही हूँ। शुरुआत हमने कहाँ से करी है, शुरुआत हमने करी है मेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेस्टीज। तो मेल की बॉडी में दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, और दोनों को कंबाइन टुगेदर हम क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे होता क्या है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं पे मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि हाँ मेल की बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन कहाँ बन रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, तो हमारी बॉडी में तो कई सारे सेल्स हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और स्पेशलाइज होने के बाद में हम बोलते हैं कि टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हर एक काम को करने के लिए एक अपना ऑर्गन सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेशन के लिए हम बोलते हैं कि अलग से क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारे लंग्स आते हैं, ट्रेकिया वगैरह आते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स वगैरह आती हैं। अगर हम बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें तो हम बोलते हैं कि हमारी बक्कल कैविटी आएगी, फूड पाइप आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में अलग से एक सिस्टम होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना। तो उसी बेसिकली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए ही कौन सा सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मेल सेक्स ऑर्गन से हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं। ये हम बोलते हैं कि दो ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन मेल्स की बॉडी में। ह्यूमन मेल्स की बॉडी में दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, टेस्टिस बोलते हो, और दोनों को ही, अगर बेसिकली हम दोनों की बात करें ना, एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का, तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं, या सिंपली पेयर ऑफ टेस्टिकल्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे स्पर्म्स का यानी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया है, अब इन स्पर्म्स को बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना, ये अंदर थोड़ी ना रहेंगे, इनको मेल बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। सवाल ये है कि इनको मेल बॉडी से बाहर लेकर के जाएगा कौन। तो देखो यहाँ पे हर एक टेस्टिस जो होती है, वो कुछ बेसिकली एक मास होता है। ठीक है, एक मास होता है कॉइल्ड ट्यूब्स का, उससे कनेक्टेड होती है। देखो इसको भी मैंने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये रहा, ठीक है। तो हर एक टेस्टिस के लिए हम बोलते हैं कि एक मास होता है कॉइल्ड ट्यूब का, जो कि उससे अटैच होता है। ये जो टेस्टिस है, इसके साथ भी देख लो, एक ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये क्या है, कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स का एक मास है। तो इन कॉइल्ड ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, एपिडिडिमस। क्या बोलते हैं, एपिडिडिमस। ठीक है, तो स्पर्म्स का जो भी प्रोडक्शन हुआ है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, वो जो स्पर्म्स हैं, इसके बाद में वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले वो जाएंगे किसमें, एपिडिडिमस में। कहाँ जाएंगे, एपिडिडिमस में। ठीक है, फिर इसके बाद में अब यहाँ से जो स्पर्म्स होंगे, फिर वो आगे कहाँ जाएंगे, तो एक लंबी सी ट्यूब आती है, ये वाली। इस लंबी सी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो देखो, दो अगर टेस्टिस हैं, दोनों में हम बोल रहे हैं कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन स्पर्म्स को क्या करना पड़ेगा, मेल की बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इनको बाहर निकालने के लिए अब जो भी चीज़ें आएंगी वो मोस्टली कैसी होंगी, पेयर में ही प्रेजेंट होंगी, दो होंगी। जैसे हम बोलते हैं कि दो क्या है, टेस्टिस हैं, तो उनसे कनेक्ट होने वाली जो एपिडिडिमस है वो भी कितनी है, 2 हैं। फिर इसके बाद में जो स्पर्म्स आ गए एपिडिडिमस में, वो कहाँ जाएंगे, एक बड़ी सी डक्ट में जाएंगे, एक बड़ी सी ट्यूब में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ भी लेफ्ट वाले टेस्टिस के पास भी हम बोलते हैं कि एक वास डिफरेंस होगी, और राइट वाली जो टेस्टिस है उसके पास भी हम बोलते हैं कि एक वास डिफरेंस होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में स्पर्म्स कहाँ आ गए, सपोज स्पर्म्स हम बोलते हैं कि दोनों ही वास डिफरेंस में आ चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कहाँ जाएंगे स्पर्म्स, तो हम बोलते हैं कि वास डिफरेंस से हम बोलते हैं कि ये आगे जाकर के खुल जाते हैं एक कॉमन डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं क्या, एजैक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ पे शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लेबलिंग कर देती हूँ, एजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, एजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये कहाँ आएगी, तो बेसिकली यहाँ आएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह, ये
तो इसे हम बोलते हैं क्या, बेसिकली इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन डक्ट आ चुकी है। स्पर्म्स हम बोलते हैं कि 2 टेस्टिस में प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब उनको बाहर निकलना है। ये कौन मेक श्योर करेगा, तो दोनों ही टेस्टिस से अटैच्ड जो एक कॉइल्ड ट्यूब का मास है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमस, उसमें स्पर्म्स चले जाएंगे, है ना। फिर आगे कहाँ जाएंगे, तो हर एक एपिडिडिमस हम बोलते हैं कि अटैच्ड होती है किसके साथ, एक लॉन्ग ट्यूब के साथ, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। दोनों ही वास डिफरेंस हम बोलते हैं कि एक कॉमन डक्ट में जाके खुल जाती है, जिसको हम बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि स्पर्म्स अब कहाँ आ गए हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ चुके हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे आने के बाद होगा क्या, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब बेसिकली 3 ग्लैंड्स आने वाली हैं, और ये तीनों ग्लैंड्स क्या करेंगी, कुछ कुछ अपना सेक्रीशन निकालेंगी। और इस सेक्रीशन से होगा क्या, इस सेक्रीशन से हम बोलेंगे ये कि हमारे जो मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, वो एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड में हम बोलते हैं कि आ जाएंगी। क्या बोला मैंने कि जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से बाहर निकलते 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 कहाँ पहुँच गए, फाइनली एक कॉमन डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट में वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद जो स्पर्म्स होंगे ना, उनके पास क्या आ जाएगा, उनका न्यूट्रिटिव फ्लूइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड। अब सवाल ये है कि ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता क्या है और क्या ज़रूरत पड़ गई है स्पर्म्स को, तो भाई स्पर्म्स को भी तो क्या करना है, न्यूट्रिशन चाहिए है ना, तो उस न्यूट्रिशन की सप्लाई कहाँ से होगी, इसी फ्लूइड से होगी। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड लिखा है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि स्पर्म्स के रास्ते में आने वाला जो एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, एसिडिक पीएच बोलो या एसिडिक कंडीशन बोलो, स्पर्म के रास्ते में आने वाली जो भी एसिडिक कंडीशंस हैं, उनसे क्या करना है, स्पर्म्स को अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचा पाएंगे स्पर्म्स, तो स्पर्म्स हम बोलते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर स्विम करने लगते हैं। तो रास्ते में जो भी एसिडिक कंडीशंस आ रही हैं, उन एसिडिक कंडीशंस को वो क्या करते हैं, अब बेसिकली अपने आप को उस चीज़ से प्रिवेंट कर लेते हैं कि वो जो एसिडिक कंडीशन है, वो जो एसिडिक पीएच है, वो हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। कैसे, क्योंकि भाई वो तो फ्लूइड में तैर रहे हैं ना, तो फ्लूइड क्या करेगा, उनको बचा लेगा एसिडिक कंडीशन से। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रिटिव फ्लूइड आया है, ये क्या करेगा, स्पर्म्स को नरिशमेंट भी सप्लाई करेगा, प्लस हम बोलते हैं कि एसिडिक कंडीशन से भी प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये नरिशमेंट फ्लूइड, ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड आता कहाँ से। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि 3 टाइप की ग्लैंड्स आती हैं स्पर्म्स को रेस्क्यू करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्या है, पेयर है सेमाइनल वेसिकल्स का। किसका है, सेमाइनल वेसिकल्स का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल्स हम बोलते हैं कि ग्लैंड्स होती हैं जो कि कुछ सेक्रीशंस निकालती हैं, और वो सेक्रीशंस हम बोलते हैं कि कहाँ आती हैं, इसी इजैक्यूलेटरी डक्ट में आती है, जहाँ पे क्या है, स्पर्म्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड दिखाई दे रही होगी, इसको हम इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं। एक और यहाँ पे आपको ग्लैंड दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे 3 टाइप की ग्लैंड्स आ रही हैं और अपना अपना सेक्रीशन निकाल रही हैं, और इन्हीं तीनों के सेक्रीशन से क्या बन जाएगा, हमारे स्पर्म्स का न्यूट्रिटिव या नरिशमेंट फ्लूइड बन जाएगा। तो सबसे पहले आई कौन सी, हमारी सेमाइनल वेसिकल्स। फिर इसके बाद में देखो उनकी पोजीशन देख लो कहाँ होती है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कौन आ गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई है। क्या आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या करेगी, अपना सेक्रेशन निकालेगी और कहाँ दे देगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट में दे देगी। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दोनों ही सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस हैं वो आ चुकी हैं, और इसी सेक्रीशन से हम बोलते हैं कि एक फ्लूइड बन चुका है, और इसी फ्लूइड में क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे मेल बॉडी में वो क्या करेंगे, तैरते रहेंगे। फिर इसके बाद में तैरते तैरते हमेशा के लिए थोड़ी ना वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में बैठे रहेंगे, मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर निकलेंगे, तो यूरेथ्रा के थ्रू। कैसे निकलेंगे, तो यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन अभी जो है ना, एक और ग्लैंड है जिसका सेक्रीशन हम बोलते हैं कि बचा है। ठीक है, जिसका सेक्रीशन हम बोलते हैं कि बचा है, और वो ग्लैंड हम बोलते हैं कि बीच में किसी रास्ते में पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड, या उसका दूसरा नाम एक और होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, कूपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड भी क्या करती है, अपना सेक्रीशन निकालती है। इससे पहले कि स्पर्म्स जो है ना यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाए मेल की बॉडी से, ये जो ग्लैंड होती है कूपर्स ग्लैंड, ये भी अपना सेक्रीशन निकालती है। कूपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल,
एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन तीनों ही ग्लैंड्स के बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सेक्रीशन आते हैं उस सेक्रीशन से बन जाता है क्या, फ्लूइड। और इसी फ्लूइड में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स तैरते रहते हैं। तो ये जो फ्लूइड और स्पर्म्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन क्या है बेसिकली, तो फ्लूइड में तैरते हुए स्पर्म्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, सीमेन। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में अब क्या होगा कि ये जो यूरेथ्रा होता है ये हम बोलते हैं कि बेसिकली जो मेल की बॉडी में एक और हम बोलते हैं कि ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पीनिस। तो ये पूरी पीनिस के लेंथ के अक्रॉस हम बोलते हैं कि उसके लेंथ के अलोंग हम बोलते हैं कि जाता है कौन, यूरेथ्रा। और बीच में हम बोलते हैं कि टिप पे एक छोटा सा होल होता है और इसी होल से हम बोलते हैं कि सीमेन मेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो सीमेन मैंने आपको बता दिया है क्या है, फ्लूइड और स्पर्म्स का कॉम्बिनेशन है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी टेस्टिस के साथ, ठीक है ना। मेल की बॉडी में एक पेयर प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन का, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेस्टिस। अगर एक टेस्टिस की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टेस्टिस, दोनों की अगर बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, टेस्टिस। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये दोनों ही, अच्छा इनका शेप कैसे होता है, ओवल शेप का होता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दोनों ही जो टेस्टिस होती हैं ये एक स्किन से बेसिकली कवर्ड होती हैं और इस स्किन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये जो दोनों ही टेस्टिस हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रॉटल सैक। क्या बोलेंगे, स्क्रॉटल सैक। फिर इसके बाद में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्हीं दोनों टेस्टिस के अंदर होगा। लेकिन इन स्पर्म्स को मेल की बॉडी के बाहर निकलना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बींग्स में कौन सा टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा। तो फीमेल की बॉडी में तो अंदर वैसे ही क्या है, फीमेल गैमीट्स हैं ऑलरेडी, हम बोलते हैं कि ओवा है। लेकिन हम मेल गैमेट्स को तो पहुंचना पड़ेगा ना फीमेल की बॉडी से। वो कब पहुंचेंगे, जब मेल गैमेट्स खुद मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो टेस्टिस में तो हम बोलते हैं कि स्पर्म्स बन चुके हैं, अब वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो दोनों ही टेस्टिस से हम बोलते हैं कि एक मास होता है कॉइल ट्यूब्स का, वो अटैच्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमस। स्पर्म्स जो हैं दोनों ही टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, एपिडिडिमस में पहुँचेंगे। फिर दोनों ही एपिडिडिमस जो होती हैं वो एक लंबी लंबी ट्यूब्स से या डक्ट से कनेक्टेड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो स्पर्म्स कहाँ से कहाँ निकले हैं, टेस्टिस से बाहर निकले हैं, एपिडिडाइमस तक गए हैं। एपिडिडाइमस से हम बोलते हैं कि कहाँ पहुँचेंगे, वो वास डिफरेंस तक पहुँचेंगे। फिर दोनों की दोनों वास डिफरेंस जो है एक कॉमन डक्ट में खुल जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं क्या, इस वाली डक्ट को इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में होगा क्या, ये जो समाइनल वेसाइकल्स हैं ये अपने सेक्रीशन निकालेंगे। यहाँ पे जो आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, अपना सेक्रीशन निकालेगी। तो इस सेक्रीशन से क्या होता है, एक फ्लूइड बन जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्लस उसको एसिडिक कंडीशन से बचाता है। फिर अब फ्लूइड में स्पर्म्स तैरेंगे। ये जो फ्लूइड होगा ये हम बोलते हैं कि यूरेथ्रा के थ्रू मेल बॉडी से निकलने की कोशिश करेगा। यूरेथ्रा हम बोलते हैं कि पूरे के पूरे जो पीनस है उसकी लेंथ के अक्रॉस जाता है ना। ये पूरी की पूरी आपको पीनस दिखाई दे रही होगी और इसी की लेंथ के अक्रॉस क्या जाएगा, यूरेथ्रा भी जाएगा। लेकिन इससे पहले कि जो फ्लूइड है, जो स्पर्म्स है, वो मेल की बॉडी से बाहर निकले थ्रू यूरेथ्रा, एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड, और ये कूपर्स ग्लैंड भी क्या करती है, अपना सेक्रेशन निकाल देती है। तो कूपर्स ग्लैंड, समाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों की ही सेक्रेशंस को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो सीमेन में क्या होगा, फ्लूइड होगा और हम बोलेंगे कि स्पर्म्स होंगे। ठीक है, तो अब ये सीमेन जो होगा ये क्या होगा, ये पूरे के पूरा जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू बाहर निकल आएगा। एक और चीज़ है कि ये जो यूरेथ्रा होता है ना, ये एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर आपको यहाँ पे ब्लैडर दिखाई दे रहा होगा। ब्लैडर मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जाकर के स्टोर होती है। इससे पहले कि यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकले, यूरिन एक ब्लैडर में जाके स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर तक हम बोलते हैं कि यूरिन लेके कौन आता है, तो यहाँ पे देखो आपको दो ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी जो कि कहाँ आके खुल रही हैं, ब्लैडर में आके खुल रही हैं। ये दोनों ट्यूब्स आती कहाँ से हैं, तो हमारी किडनी से आती है। ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊपर हम बोलते हैं कि यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है।
एक पेयर प्रेजेंट होता है किडनीज का हमारे बॉडी में, सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। ये एक किडनी, ये एक किडनी, दोनों की किडनी से हम बोलते हैं कि क्या निकल के आती हैं, बेसिकली ट्यूब्स निकल के आती हैं, और इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। किडनी से निकलने के बाद किडनी से बेसिकली निकली क्या, 2 ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर कहाँ आती है, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के खुल जाती हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, किडनी के बारे में हम सबको पता है कि वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जो भी यूरिन बन रही है वो इन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आएगी, ब्लैडर में आएगी, और ब्लैडर में आकर के स्टोर होती जाएगी। जब तक कि पूरा का पूरा ब्लैडर भर नहीं जाएगा तब तक की जो यूरिन है वो वहीं बेसिकली स्टोर्ड रहेगी। और जैसे ही ब्लैडर भर जाता है यूरिन से, तो एक प्रेशर पड़ता है ब्लैडर के ऊपर, जिसके कारण हमें लगता है कि नहीं, अब हमको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ब्लैडर है ये भी हम बोलते हैं कि कैसे खुल रहा है। तो ये ब्लैडर हम बोलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अभी मैं रफ कर देती हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो देखो ये जो ब्लैडर है ये भी कैसे खोलेगा, इसके अंदर भी जो यूरिन भरी होगी ये भी हम बोलते हैं कि यूरिथ्रा के थ्रू ही मेल की बॉडी से बाहर निकलेगी। प्लस हम बोल रहे हैं कि जो भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो भी सीमेन वगैरह है, वो भी कैसा होगा, यूरिथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मेल की बॉडी में जो यूरिथ्रा है वो कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, या स्पर्म्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन फीमेल की बॉडी में अलग अलग होता है। मेल की बॉडी में ये चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन फीमेल की बॉडी में चीज़ें अलग अलग होती हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। The human male reproductive system consists of the following organs: testes, scrotal sacs, epididymis, sperm duct, seminal vesicle and penis। चलो फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे बोला कि इन मेल अ पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट। अगर एक होगी तो टेस्टिस, और बहुत मतलब 2 होंगी तो टेस्टीज। तो टेस्टिस आर ओवल शेप्ड। द मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, वो कहाँ बनते हैं, इन्हीं टेस्टीज में बनते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस टेस्टिस। और ऐसा नहीं है 1 या 2 या 3 बनेंगे, बहुत सारे बनते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कहाँ बनेंगे, इन्हीं दोनों टेस्टीज में बनेंगे। द टेस्टिस आर एनक्लोज्ड इनटू स्मॉल बैग्स ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रॉटल सैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही जो टेस्टिस होती हैं उनके ऊपर स्किन की एक कवरिंग होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही टेस्टिस जो है ना वो एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटल सैक बोलते हैं। जो स्किन है उनके ऊपर उसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर जो स्किन की कवरिंग है उसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम, और क्योंकि उनका अपीयरेंस कैसा है, सैक लाइक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटल सैक बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रॉटल सैक। एंड आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। खास बात क्या है कि ये जो स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टीज हैं दोनों, है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी। मेल की बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। भाई देखा जाए तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सब बॉडी के अंदर ही होते हैं ना, लेकिन ये जो टेस्टीज है मेल बॉडी के बाहर क्यों पाई जाती हैं स्क्रॉटल सैक्स के अंदर, वो इसलिए क्योंकि जो टेस्टीज है ना इनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। उनका काम क्या है टेस्टिस का, कि ये क्या करने वाले हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ना सिर्फ मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, बल्कि हम बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर मेल हार्मोन्स होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन होता है। वो हम कब पढ़ेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों टेस्टिस में क्या होता है, मेल गैमेट्स का, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, प्लस मेल हार्मोन्स भी यहीं पे बनते हैं। तो क्योंकि टेस्टिस को बहुत काम करना होता है और काम करने के लिए उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, मतलब जो भी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है मेल की बॉडी का, उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे वो एफिशिएंटली काम कर सकती है। तो इसीलिए कि मेल बॉडी में हम बोलते हैं कि जो टेस्टीज हैं वो जो कि स्क्रॉटल सैक में एनक्लोज होते हैं, वो पूरे के पूरे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकले होते हैं, slightly below the body temperature, slightly अच्छा, so they are held outside the body in the scrotal sacs। आई बात, अब क्या बोला जा रहा है, the sperms formed in the testes come out and go into a coil tube called epididymis, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मास भी लिख सकते हो, मास ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं। The sperms get stored temporarily in epididymis for their maturation। अब जब तक sperms maturation के लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो कहाँ स्टोर रहते हैं, एपिडिडाइमस तक में स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में from epididymis the sperms are carried by a long tube called sperm duct या vas deferens।
अब देखो ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, जो कि मैंने आपको बताई थी डायग्राम में, इसका दूसरा नाम भी क्या है? दूसरा नाम है इसका स्पर्म डक्ट। क्या नाम है इसका? स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में स्पर्म डक्ट अगर दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, वास्ट डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है क्या? स्पर्म डक्ट। हाँ, स्पर्म डक्ट। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये दोनों कहाँ जाके खुलती हैं? एजैकुलेटरी डक्ट में जाकर के खुलती हैं। स्पर्म्स फ्रॉम एजैकुलेटरी डक्ट रीचेस टू अ डेस्टिनेशन वेयर दे गेट मिक्स्ड विद फ्लूइड। किस चीज़ के लिए? तो नरिशमेंट के लिए और एसिडिक कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए। वेरियस ग्लैंड्स कम टू द रेस्क्यू बाय सेक्रीटिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्रीशन। बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जो कि अपने कुछ सेक्रीशन से क्या करती हैं? स्पर्म्स को रेस्क्यू करती हैं। एग्जाम्पल सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कूपर्स ग्लैंड। Now with the secretions of all these glands formation of semen is complete। और इन सभी ग्लैंड्स की सेक्रीशन से सीमेन का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सीमेन क्या है? एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें कि स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीमेन क्या है? कॉम्बिनेशन होता है फ्लूइड और स्पर्म्स का। एक ऐसा फ्लूइड जिसमें कि सीमेन प्रेजेंट है, जो सीमेन कैरी एक ऐसा फ्लूइड जो कि स्पर्म्स कैरी कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सीमेन। It is carried out by the urethra which runs through the penis। तो पीनिस की पूरी जो लेंथ होती है, उसी लेंथ के अलॉन्ग हम बोलते हैं कि यूरेथ्रा ट्रैवल करता है, और उसी यूरेथ्रा के थ्रू जो सीमेन है वो मेल की बॉडी से बाहर निकल आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मेल की बॉडी से बाहर अगर सीमेन निकल रहा है तो सीमेन मतलब क्या? फ्लूइड जिसमें कि स्पर्म्स है। तो स्पर्म्स भी क्या होंगे? इसी यूरेथ्रा के थ्रू मेल की बॉडी के बाहर निकल आएंगे। इन दिस वे स्पर्म्स कम आउट ऑफ द मेल बॉडी। और इस तरीके से जो स्पर्म्स है वो मेल बॉडी के बाहर निकल आते हैं। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव पूरा समझ में आ गया होगा। डायग्राम से समझाने की मैंने कोशिश करी है, कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, कैसे जो है ना वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल आते हैं, बीच बीच में कौन कौन सी वो चीज़ें उनको मिलती हैं, कौन कौन से ग्लैंड सेक्रीशन अपनी रिलीज़ करते हैं जिससे कि फ्लूइड का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है, सीमेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। चलो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोलते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करी थी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस से होता है। वैसे ही इसकी भी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि भाई फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ओवा का फॉर्मेशन होता है किसमें? ओवरीज में। ओवरीज मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल की बॉडी में, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ओवरीज कहते हैं। अगर एक होगी तो ओवरी और दो होंगी तो ओवरीज, है ना। ये भी एक ओवरी है और ये भी एक ओवरी है। इन दोनों में ही क्या होता है? एग्स या ओवा का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? ना सिर्फ यहाँ पे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बल्कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि कई सारे फीमेल हार्मोन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं। खैर वो बात की बात है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ? अब ओवा तो हम बोलते हैं कि बन चुका है, तो अब क्या होगा? क्या ये ओवा या एग्स जो है वो ओवरीज में ही रहेंगे या ये बाहर भी निकलेंगे? क्योंकि ये तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होने वाला है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो मेल की बॉडी का तो हमने अभी अभी समझ लिया है ह्यूमन बींग्स में कि कैसे जो है ना स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब सपोज हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे क्या आ चुके हैं? स्पर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फीमेल बॉडी में अभी के लिए हम मान लेते हैं कि क्या हो गए हैं? स्पर्म्स आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो स्पर्म्स हैं क्या ये ओवरी के लेवल तक जाएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, या जो एग्स हैं वो खुद बाहर निकलेंगे ओवरी से और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी? तो इसका जवाब ये है कि डेफिनेटली ये जो एग्स हैं, ये जो ओवा हैं, इनको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये चीज़ कहने में तो बड़ी आसान हमें लगती है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये जो एंट्री हुई है ना स्पर्म्स की, ये इतनी आसान होती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स को जो है ना काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फीमेल की बॉडी के अंदर आने के लिए, एंट्री लेने के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत तो हम बोलते हैं कि एग्स और ओवा को भी करनी चाहिए ना, कि वो क्या करें भाई, स्पर्म्स तो इतने अंदर आ चुके हैं तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि एग्स और ओवा भी कोऑपरेट करें, वो भी जो है ना ओवरी से बाहर निकल करके आए। तो हम बोलते हैं कि ओवरीज में जो भी एग्स या जो भी ओवा का फॉर्मेशन हुआ है वहां से वो बाहर निकलते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ही ओवरीज दो डक्ट से आपस में कनेक्टेड है। देखो ये वाली जो ओवरी है ये इस डक्ट के साथ कनेक्टेड है, ये वाली जो ओवरी है ये हम बोलते हैं कि इस वाली डक्ट के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों ही डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स या फैलोपियन डक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक ओवरी से अटैच्ड एक फैलोपियन ट्यूब होगी। इस ओवरी के पास इसकी वाली फैलोपियन ट्यूब और इस ओवरी के पास इसकी वाली फैलोपियन ट्यूब। खास बात क्या है इस फैलोपियन ट्यूब की कि ये कर क्या रही है, ये दोनों ही ओवरीज को, मतलब जो फैलोपियन डक्ट्स है ना, ये कर क्या रही हैं, दोनों ही ओवरीज को कनेक्ट कर रही हैं। किसके साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर के साथ। ये क्या है, ये है यूट्रस। ये क्या है भाई, ये है यूट्रस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल की बॉडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्या, यूट्रस, फीमेल की बॉडी का। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, जो डक्ट्स हैं, ये करती क्या है, ओवरीज को कनेक्ट कर रही हैं किसके साथ, यूट्रस के साथ। चलो ठीक है, लेकिन जरा आप ये बताओ कि यहाँ पे जो आपको एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा होगा ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के बीच का, लेकिन इस अटैचमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इस तरीके के, है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है भाई, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। तो माना कि फैलोपियन ट्यूब्स के साथ जो रिस्पेक्टिव ओवरीज हैं वो अटैच्ड हैं, लेकिन कैसे अटैच्ड हैं, तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू। यहाँ भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ओवरी से एग्स को या ओवा को लेना। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई है इनकी, तो ज़रूरत ये पड़ी है, याद करो मैंने आपको ओवा और स्पर्म दोनों का स्ट्रक्चर समझाया है। जो स्पर्म्स होता है ना वो तो फीमेल की बॉडी तक इसलिए आ पाए हैं क्योंकि उनके पास टेल होती है, तो उस टेल को वो मूव करके अपना मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ज़रा ये ओवा या एग्स के बारे में सोचो, इनके पास तो कोई टेल नहीं होती है। इसका मतलब क्या कि जो स्पर्म्स है ना वो होते हैं मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट शो कर सकते हैं किसके हेल्प से, अपनी टेल की हेल्प से। ये लेकिन ये जो एग और ओवा होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये खुद नहीं हिलेंगे तो किसी ना किसी को तो इनको जाकर के हिलाना पड़ेगा ना। तो ये फिम्ब्रे यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है कि यही इस तरीके से ओवरी से ओवा को कलेक्ट करते हैं और कहाँ लेकर के जाते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के लेवल तक लेकर के जाते हैं। तो अब हुआ क्या, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके पास पहुंच गया है क्या, सपोज एक एग, ये क्या पहुंच गया है, एक एग पहुंच गया है किसके लेवल पर, फैलोपियन ट्यूब के लेवल तक। अब क्या होगा, स्पर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं फीमेल की बॉडी में, है ना। ये जो स्पर्म्स होंगे ये और मेहनत करेंगे। कैसे मेहनत करेंगे, तो ये स्पर्म्स यूट्रस के लेवल तक नहीं रुकेंगे, ये और आगे जाएंगे। कहाँ तक आगे जाएंगे, तो ये जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के लेवल तक, क्योंकि बेचारे जो ओवा हैं वो तो नॉन मोटाइल हैं, वो तो मूव कर नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनने मूव किया है थैंक्स टू फिम्ब्रे। इन्होंने क्या किया है कि ओवरी से ओवा को एटलीस्ट बाहर तो निकाला, और बाहर कहाँ निकाला, फैलोपियन ट्यूब तक लेकर के आ गए हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में जो एग या जो ओवा आया है उसके लेवल तक हम बोलते हैं कि स्पर्म्स आएंगे और रेस लगाएंगे। वो वाला स्पर्म जो जीतेगा वो क्या करेगा, एक ओवम को जाकर के, एक एग को जाकर के फर्टिलाइज कर लेगा। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखो, फैलोपियन ट्यूब्स का एक और सिग्निफिकेंस निकल करके आया है कि ना सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स या डक्ट्स ओवरीज को कनेक्ट करती हैं यूट्रस से, प्लस हम बोलते हैं कि ये साइट है फर्टिलाइजेशन का। हमको ये पता था कि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, लेकिन कहाँ हो रहा है ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। अब जाकर के पता चला है कि भाई फैलोपियन ट्यूब्स नाम की क्या होती हैं, दो डक्ट्स होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, और यही फैलोपियन ट्यूब्स या डक्ट्स क्या होती हैं, फर्टिलाइजेशन की साइट होती हैं। यहीं पे आकर के मेल और फीमेल गैमेट यानी कि एग या स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है। हम सबको पता है कि इस फ्यूजन से होने क्या वाला है, इस फ्यूजन से हम बोलते हैं कि जाइगोट बनने वाला है।
अब जाइगोट क्या होगा, जाइगोट में हम बोलते हैं कि डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और फिर इसके बाद में ये एम्ब्रियो कहाँ जाएगा, क्या ये यहीं बैठा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि कहाँ जाएगा, यूट्रस के लेवल तक जाएगा, और यूट्रस की जो अंदर वाली जो वॉल है ना उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद में हम बोलते हैं कि यहीं पे फिक्स रह करके उसमें फर्दर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और ह्यूमन बेबी हम बोलते हैं कि यूट्रस में ही बनता है। फिर इसके बाद में अब ये जो ह्यूमन बेबी बना है, ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का पीरियड कितने महीनों का होता है, 9 महीने का होता है। तो आफ्टर 9 मंथ्स ये जो फुली ग्रोन बेबी होगा, जिसको कि हम फीटस भी बोल सकते हैं, ये बाहर निकलेगा, मदर की बॉडी से बाहर निकलेगा। अब सवाल ये है कि कैसे बाहर निकलेगा, तो देखो इधर पे ये जो आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है, यूट्रस का एक माउथ होता है, यानी कि एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। जैसे कि ये यूट्रस के अंदर वाली वॉल्स हैं, और ये अंदर वाली वॉल्स एक ओपनिंग पे जाकर के खुल रही हैं, है ना, और इसी ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, सर्विक्स। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो सर्विक्स होगा ये फर्दर जाकर के और कहाँ खोलेगा, तो ये खुलता है वेजाइना में। कहाँ खुलता है, वेजाइना में। तो ये यूट्रस का जो माउथ है वो क्या हुआ, सर्विक्स, सर्विक्स आगे जाके खुलता है किसमें, वेजाइना में। तो ये सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों ही क्या होते हैं, ये मिल के बना देते हैं बर्थ कैनाल। क्या बना देते हैं, बर्थ कैनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। और इसी बर्थ कैनाल के थ्रू जो फुली ग्रोन डेवलप्ड फीटस होगा वो मदर बॉडी से बाहर निकल आता है, यूट्रस के बाहर निकल आता है। कितने महीनों बाद, तो 9 मंथ्स बाद, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड होने के बाद में बेबी की डिलीवरी हो जाती है, कुछ इस तरीके से। आई आपको बात समझ में। ये जो स्पर्म्स की एंट्री मैंने आपको बताई थी ना, कि स्पर्म्स की एंट्री हम बोलते हैं कि यूट्रस में हो चुकी है, तो ये स्पर्म्स आए कहाँ से थे, ये स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वेजाइना के थ्रू ही आए थे। बेसिकली जैसे कि हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, उसमें हमने पीनिस की बात करी थी ना, तो जो पीनिस होती है ये वेजाइना के अंदर बेसिकली इंसर्ट होती है, और इंसर्शन के बाद में स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो स्पर्म्स यहाँ पे आ चुके हैं, स्पर्म्स आ चुके हैं। स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वेजाइना के थ्रू कहाँ जाएंगे, बेसिकली जो सर्विक्स है यानी कि यूट्रस का जो माउथ है उसके थ्रू अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यूट्रस के अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, यूट्रस में पहुँचेंगे। फिर आगे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक, क्योंकि क्या करना है उनको, एग को फर्टिलाइज करना है। बिना एग के फर्टिलाइजेशन के हम बोलते हैं कि यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री कहाँ से हो रही है, वेजाइना से हो रही है, वेजाइना से फिर वो जाता है सर्विक्स, सर्विक्स से वो पहुँचते हैं कहाँ, यूट्रस में, यूट्रस से फिर वो पहुँचते हैं कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकला, कहाँ पहुँचा, यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग पे पहुँचा। अंदर वाली लाइनिंग पे पहुँचने के बाद उसी से अटैच हो गया, वहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई, एक फीटस का डेवलपमेंट हो गया। जब 9 मंथ्स का पीरियड हो जाता है, इसके बाद में ये फीटस मदर की बॉडी से बाहर निकलता है, यूट्रस से बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले वो पहुंचेगा सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद वो पहुंचेगा वजाइना से। तो वजाइना और सर्विक्स मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो वजाइना हम बोलते हैं कि वजाइना और सर्विक्स स्पर्म की एंट्री का भी काम करते हैं, वहीं से स्पर्म की एंट्री होती है, प्लस हम बोलते हैं कि वो बर्थ कैनाल भी मिलके बना देते हैं। आई बात समझ में। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने दोनों सिस्टम पढ़ ली हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, आपको क्या लगता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैम शायद हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बल्कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सक्सेसफुल रहा, तो फिर यहाँ पे एक ह्यूमन बेबी का भी डेवलपमेंट होगा। एक पूरा का पूरा बेबी हम बोलते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यूट्रस के अंदर डेवलप होने वाला है, उसकी ग्रोथ होने वाली है। तो ये सिस्टम कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ मेल हार्मोन्स जो है ना रिलीज हो जाएंगे, वहाँ से वहाँ पे बन जाएंगे, बस वहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होने वाला है और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे तो गैमीट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है ना, मेल गैमीट्स अंदर भी आ रहे हैं, उनका फ्यूजन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे एम्ब्रियो का, फीटस का डेवलपमेंट भी हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ ये जो सिस्टम होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आई बात समझ में। चलो, तो ये पूरा हमने समझ लिया है क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले होती है ओवरीज, ओवरीज पेयर्ड होती हैं, है ना, 2 ओवरी होती है, लेफ्ट और राइट वाली, ओवल शेप की होती है, और ये कहाँ होती है, फीमेल की बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में लोअर पार्ट में होती है, नीचे वाले हिस्से में होती हैं। It produces male gametes, ova or egg and secrete female sex organs, sex hormones. Either of the ovaries produces one ovum every month. तो बेसिकली होता क्या है, हर मंथ ओवम का प्रोडक्शन होता है। एक मंथ में ये वाली, मतलब बारी बारी से दोनों ओवरीज एक एक ओवम प्रोड्यूस करती हैं हर मंथ। एक मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी ने प्रोड्यूस कर दिया ओवम, सेकेंड मंथ में राइट वाली ने कर दिया, फिर थर्ड मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी कर देगी ओवम को प्रोड्यूस, और हम बोलते हैं कि फोर्थ मंथ में राइट वाली ओवरी प्रोड्यूस कर देगी ओवम। ठीक है, तो टर्न वाइज चलती हैं ये दोनों। एक महीने में अगर इसने ओवम प्रोड्यूस किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ओवरीज में जो है ना कभी कभी सिस्ट हो जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, और वो गांठें हम बोलते हैं कि कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं। तो बेहतर ये होता है कि ओवरी को ही जो है ना बेसिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। तो अब खुद सोचो आप कि अगर हमने एक ओवरी, 2 ओवरीज है ना ह्यूमन फीमेल में, तो अगर हमने एक ओवरी को रिमूव कर दिया तो अब केवल एक ही ओवरी बची है, सिर्फ यही वाली ओवरी बची है। तो ओवम या एग का फॉर्मेशन जो है सिर्फ इसी वाली ओवरी से होगा, है ना। और हमको ये अभी मैंने आपको सिखाया कि दोनों टर्न वाइज चलती हैं ओवरीज। एक मंथ में अगर ये प्रोड्यूस करेगी ओवम तो नेक्स्ट मंथ में ये प्रोड्यूस करेगी। तो अगर एक ओवरी हम बोलते हैं कि चलो एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि एक लाइफ में जो ह्यूमन फीमेल है वो करीबन 100 एग्स, कितने एग्स, तो 100 एग्स प्रोड्यूस कर रही है। एक लाइफ में जो एक ह्यूमन फीमेल है वो अगर 100 एग्स प्रोड्यूस कर रही है तो 50 एग्स आ रहे हैं यहाँ से और 50 एग्स आ रहे हैं कौन सी वाली ओवरी से, दूसरी वाली ओवरी से। तो 50 इसने बना दिए, 50 इसने बना दिए, लेकिन हुआ क्या कि हमने ये वाली ओवरी रिमूव कर दी। तो अब कितनी ओवरी बची, एक ही ओवरी बची। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा ना, और अगर नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हुए इसका मतलब क्या, प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो कई बार आपने सुना होगा कि ओवरीज को जो है ना 2 में से एक ओवरी को रिमूव कर दिया है तो कंसीव करने में यानी कि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि देखो ना दोनों ही ओवरीज क्या करती हैं, एक बार ये बनाएगी एग, एक बार ये बनाएगी एग। तो अगर एक ह्यूमन फीमेल एग्जाम्पल लिया अपनी पूरी लाइफ में 100 एग्स प्रोड्यूस कर रही है, वैसे तो इससे ज़्यादा होती है, तो 50 यहाँ से आने वाले हैं, 50 इस ओवरी से आने वाले हैं, और अगर हमने ये वाली ओवरी हटा दी है तो अब सिर्फ इसी ओवरी के थ्रू एग का प्रोडक्शन होगा। तो एग का जो बेसिकली जो नंबर है वो कम हो जाएगा, और अगर नंबर कम हो रहा है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो ही जाएंगे। एनीवे, फिर इसके बाद में ये हुई बात किसकी, ओवरी की, कि एग भी रिलीज करती है, बनाती है, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी ये बनाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, ओवा या एग, तो ये तो फीमेल गैमीट होता है, यहाँ पे एम लगा लेना। इट इज माइक्रोस्कोपिक, राउंड होता है, सिंगल सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सब होता है। ओविडक्ट की अगर हम बात करें तो ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, अच्छा हाँ, इनको हम बोलते हैं कि ये फनल शेप्ड की होती हैं। ठीक है, ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स का ही दूसरा नाम होता है क्या, ओविडक्ट। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था ना कि दोनों ओवरीज को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब, और इसी फेलोपियन ट्यूब का नाम होता है क्या, दूसरा ओविडक्ट। क्या नाम है, ओविडक्ट। 2 है तो ओविडक्ट्स बोलेंगे इसको हम। ठीक है, इनका शेप हम बोलते हैं कि फनल शेप्ड होता है। फनल मतलब कि वो जो पिपड़ी होती है ना वो वाला, है ना, पिपड़ी कैसी होती है, कुछ इस तरह की, और नीचे जाकर के ये पतली हो जाती है। तो हम बोल रहे हैं कि इन ओविडक्ट्स का, फेलोपियन ट्यूब्स का भी शेप कैसा होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा होता है क्या, हाँ ना, ऐसे ही तो होता है। देखो इधर पे फिर से मैं बना देती हूँ, यहाँ पे, यहाँ से आ रही है क्या, ओविडक्ट, और यहाँ पे इसका जो शेप है वो फनल जैसा हो गया। क्यों हुआ है फनल जैसा, क्योंकि यहाँ पे आ गई है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि फिमरे। फिमरे का अपना एक सिग्निफिकेंस है, फिमरे नहीं होंगी तो फिर एग को ओवरी से बाहर लेकर के आएगा कौन, ओविडक्ट में। फिर इनका शेप कैसा होगा, फनल शेप होगा, ट्यूब नियर द ओवरी दैट कैरीज ओवा फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, यूट्रस, जिसको हम वूम भी बोलते हैं। ये हॉलो होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। इट लोअर नैरोअर एंड सर्विक्स ओपन्स इनटू वेजाइना। अच्छा, तो बेसिकली इसका जो
नैरो एंड होता है यूट्रस का, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जो कि कहाँ जाके खुलता है, वेजाइना में जाकर के खुलता है। वेजाइना ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम द मेल बॉडी, और बर्थ कैनाल की तरह हम बोलते हैं कि काम भी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीनस है वो कहाँ आके इंसर्ट होती है, वेजाइना में, वहीं पे वेजाइना में ही स्पर्म्स की एंट्री होती है। तो वेजाइना क्या करेगी, स्पर्म्स की एंट्री को भी अलाउ कर रही है, प्लस हम बोल रहे हैं कि ये बर्थ कैनाल की तरह भी सर्व करती है। ठीक है, चलो तो ये हुआ क्या, अच्छा अभी और बाकी है। द स्पर्म्स एंटर्स इनटू वजाइना, पास थ्रू द यूट्रस एंड गो इनटू द ओविडक्ट्स, द टेल ऑफ द स्पर्म्स। अब देखो स्पर्म्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो स्पर्म्स हम बोलते हैं कि वजाइना में तो आ गए हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वजाइना से उनको बहुत आगे जाना है। स्पर्म्स यहाँ पे आए हैं और यहाँ से फिर उनको जाना है कहाँ, सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस में, यूट्रस को पूरा हम बोलते हैं कि क्रॉस करके उन्हें पहुँचना है फेलोपियन ट्यूब में कुछ इस लेवल तक। तो इतना उनको मूव करना पड़ेगा। तो इस मूवमेंट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, इस मूवमेंट में ज़रूरत पड़ती है स्पर्म की जो टेल होती है ना उसकी। तो टेल के हेल्प से ही स्पर्म्स मूव कर पाते हैं और इसीलिए वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके फीमेल गैमिट एग तक पहुंचते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो अभी अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है सीमेन के बारे में। सीमेन क्या है, फ्लूइड जो कि कैरी करता है क्या, स्पर्म्स। ये फ्लूइड कहाँ से आता है, तो 3 ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने अपने सेक्रेशन रिलीज करते हैं और इन्हीं ग्लैंड्स के सेक्रेशन को हम बोलते हैं फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म्स को नरिश करने का काम भी करता है, प्लस एसिडिक पीएच से भी बचाता है। अब सवाल ये है कि ये एसिडिक पीएच या कंडीशन कहाँ आने वाली है, तो जिस समय वेजाइना में स्पर्म्स की एंट्री होती है ना, तो वजाइना का जो पीएच है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। तो पता चले कि अगर सिर्फ क्या आए हैं, वजाइना में स्पर्म्स आए हैं, तो स्पर्म्स जैसे ही इस वजाइना में अंदर घुसेंगे और उनका सामना होगा वजाइना के एसिडिक पीएच से, तो बेचारे वहीं के वहीं वो मर जाएंगे। इसीलिए स्पर्म्स को कौन कवर करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्लूइड कवर करता है। तो भले ही वेजाइना में कितना भी एसिडिक पीएच वगैरह क्यों कुछ ना हो, जो स्पर्म्स है उनकी डेथ नहीं होती है। भाई स्पर्म्स क्या है, सेल ही तो है ना, तो उनके ऊपर कोई कवरिंग तो होती नहीं है स्पर्म्स के ऊपर, है ना। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वही प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वजाइना में चाहे पीएच कितना भी एसिडिक क्यों ना हो, स्पर्म्स की यहाँ पे डेथ नहीं होती है। स्पर्म्स जो है ना दौड़ते 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 अपनी टेल के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स से कहाँ पहुँचते हैं, यूट्रस, और यूट्रस से कहाँ पहुँच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुँच जाते हैं। इतनी मेहनत करनी है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है स्पर्म्स को, माइटोकॉन्ड्रिया। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है वहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, स्पाइरल शेप का। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं। Okay, the tail of the sperm helps in moving and reach the oviducts. If at the same time the ovary of a woman releases ovum या egg, then this egg also goes into the oviduct. अब देखो स्पर्म्स तो आ चुके हैं फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक, ओविडक्ट तक, लेकिन अगर सेम टाइम पे एग भी रिलीज हो चुका है ओवरी से, तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ज़रा ये सोचो कि बेचारे जो स्पर्म्स हैं वो तो आ गए हैं कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक, लेकिन ये जो ओवरी है इसने अभी तक ओवम रिलीज़ किया ही नहीं। तो क्या होगा कि स्पर्म्स यहाँ पे कुछ घंटों तक रहेंगे, इसके बाद में इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए थोड़ी ना स्पर्म्स आए हैं फीमेल बॉडी में, कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी। देखो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी फॉरेन बॉडी को या किसी भी फॉरेन सेल को जो है ना वो अपना दुश्मन समझती है, और समझना भी चाहिए। इसी को तो हम बोलते हैं क्या, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम, कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एनालाइज करेगी कि अरे ये तो अपना जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये तो बाहर से आया है, यानी कि पक्के में इन्फेक्शन कॉज करेगा, जा करके इसको मार डालते हैं, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना सेल्स को एनालाइज करता है कि कौन से बॉडी वाले सेल्स हैं, मैंने कि बॉडी के सेल्स हैं, और कौन से सेल्स बाहर से आए हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो स्पर्म्स आए हैं ये भी तो दूसरी बॉडी से ही आए हैं ना, तो होगा क्या कि ये भी बहुत टाइम तक फीमेल की बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब ये फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक आए हैं उसी समय अगर साइमल्टेनियसली ओवरी से ओवम भी रिलीज हो जाता है, एक ओवरी से एक बार रिलीज होगा, दूसरी ओवरी से दूसरी बार रिलीज होगा, है ना। तो अगर उसी समय एक ओवरी से क्या हो रहा है, ओवम रिलीज हो जा रहा है,
तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म्स आ गए हैं लेकिन अभी तक ओवा रिलीज नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये जो स्पर्म्स हैं वो मर जाएंगे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। या ऐसा भी हुआ कि ओवम, तो देखो ओवम तो हम बोलते हैं कि हर महीने रिलीज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक महीने में इस वाली ओवरी से, दूसरे महीने में इस वाली ओवरी से। तो एग तो हम बोलते हैं कि हर महीने रिलीज हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंच रहा है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जिस समय ओवम फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंचा है उसी समय हम बोलते हैं कि स्पर्म्स भी पहुंच जाएं। अगर स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे उस समय तक तो ये जो ओवा होगा ये भी हम बोलते हैं कि यूट्रस में चला जाएगा और यूट्रस में जाने के बाद हम बोलते हैं कि वजाना के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म्स और ओवम दोनों ही साइमल्टेनियसली एक ही समय कहाँ मिले, फेलोपियन ट्यूब में मिल जाए। अगर मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा आगे किसकी, वन ऑफ द स्पर्म्स एंटर्स द एग। सारे स्पर्म्स में से, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से केवल एक ही स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमें पता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ये भी हमको पता है कि दोनों ही सेल्स के न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं। This results in the formation of a fertilized egg called zygote. Thus, sperm combines with the egg in the oviduct and fertilizes it to form a zygote. यानी कि जो sperm है वो egg cell को कहाँ fertilize करता है, oviduct में, यानी कि fallopian tube में ही, और zygote का formation हो जाता है। The zygote या fertilized egg is the beginning of the formation of a new baby or a new individual. और ये जो zygote का formation हुआ है, fertilized egg का formation हुआ है, ये क्या है, beginning है। किस चीज़ की beginning है, तो एक new baby या एक new individual बनने की बिगनिंग है, शुरुआत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझाया गया है। इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ओवरी हम बोलते हैं कि एग का फॉर्मेशन हुआ, फिम्ब्रे ने, जो कि फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन फिम्ब्रे ने क्या किया है, ओवम को ले लिया है और कहाँ आ गए हैं, फेलोपियन ट्यूब में ये आ चुके हैं। ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स की भी एंट्री हो चुकी है, तो फ्यूजन हो गया। फ्यूजन के बाद हम बोलते हैं कि जाइगोट बना। अब जाइगोट में हम बोलते हैं कि कंटिन्यूसली रिपीटेडली डिविजन्स होते ही जाएंगे और इन डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सिंगल सेल था, अब देखो यहाँ पे 2 सेल हो गए हैं, 4 हो गए हैं। सेल्स का हम बोलते हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप बन गया है। फिर ये जो ग्रुप है धीरे धीरे देखो कहाँ जा रहा है, यूट्रस के अंदर जाता जा रहा है ना। तो ये जो सेल्स का जो पूरा बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पे कितने सारे सेल्स हैं। तो ये क्या है, सेल की एक पूरी, मतलब कई सारे सेल्स की एक बॉल है। ये जो बॉल है इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स आगे जाकर के कंटिन्यू होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बॉल बन गई है, बहुत सारे सेल आ गए तो अब डिवीजन नहीं होगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे और फिर ये मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो एक न्यू ह्यूमन बेबी को फॉर्म कर देंगे। तो शुरुआत हुई थी कहाँ से, जाइगोट से। फिर जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, 16, 32, बहुत सारे सेल बनते गए और ये जो सेल्स की बॉल बनती जा रही है, ये बॉल धीरे धीरे हम बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यूट्रस में शिफ्ट हो जाएगी। आई आपको बात समझ में। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बॉल है ना, ये यूट्रस में शिफ्ट नहीं हो पाती है और हम बोलते हैं कि ओविडक्ट में फेलोपियन ट्यूब में ही चिपक करके रह जाती है। यानी कि जो जाइगोट का जो हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बेबी में, वो कहाँ हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही होने लगता है। इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी लास्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी की जगह कहाँ है, यूट्रस में, यहाँ थोड़ी ना है। तो इतनी जगह होती नहीं फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाएगी, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो, तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों सिस्टम आप सभी को समझ में आए होंगे। गैमीट्स का फॉर्मेशन हमें पता था कि ह्यूमन मेल में होता है, ह्यूमन फीमेल में होता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे ह्यूमन बॉडी से, मेल बॉडी से जो है ना स्पर्म्स बाहर निकल के आते हैं, फीमेल बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, कैसा क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस हमने आज के इस सेशन में समझी है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम इस जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसका हम 3rd सब टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आई गेस होगा डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। तो ये हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, तब तक आप जाओगे गूगल पे और गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com।
जैसे आप उसको टाइप करोगे, सर्च करोगे, तो आपके सामने आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। उस वेबसाइट को जैसे आप जाके ओपन करोगे, आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे आप तक अवेलेबल। सपोज आपको क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर के क्लिक कर दोगे, टैप कर दोगे। जैसे टैप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। यहाँ पे आपको अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो अभी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर, सभी सेशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एग्जाम्पल, आपको इस 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के हमारे पास टोटल कितने सेशंस हैं, कितने लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर एकदम शुरुआत से देखना है, तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर के क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्शन वाला सेशन, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के बाकी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के। तो YouTube पे आपको जो दिक्कत होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बाद में क्या पढ़ना है। तो ऐसा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.